यस, तो केमिकल बॉन्डिंग मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप डिस्कस कर रहे हो कि केमिकल बॉन्ड क्या है। दो एटम्स अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कुछ और नया बना रहे हैं, देन व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल दूं कि वाटर, वाटर इट इज अ मॉलिक्यूल एंड यू नो दैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना रखी है। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते क्यों हैं, क्यों वो केमिकल बॉन्ड्स बना के एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, वो क्यों ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्यों फॉर्म होता है, व्हाट इज द रीजन व्हाई द एटम्स कंबाइन टुगेदर थ्रू अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और अगर केमिकल बॉन्ड बन रही है तो उसका नेचर क्या है, किस टाइप का केमिकल बॉन्ड है। अगर मॉलिक्यूल बन भी गया तो इसका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा, इसकी शेप कैसी होगी। ओके, और कंबाइन अगर करना ही था, वाटर ही बनाना था, तो H2O क्यों बना, H3O करके क्यों नहीं बन गया, यही क्यों पॉसिबल है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब जैसे नोबल गैसेस हैं, नियोन आपको सिंगल ही मिलेगी, है ना, आर्गन आपको सिंगल ही मिलेगी, ये नहीं होगा आर्गन हाइड्राइड ऐसे करके। तो कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो बेसिकली आप इस फुल यूनिट में यही सब चीजें पढ़ने वाले हो, व्हाट इज द ओरिजिन बिहाइंड द बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइप की बॉन्डिंग ही क्यों पॉसिबल है, एटसेट्रा। क्लियर हो गया, हमारा मेन मोटिव है क्या इस चैप्टर को पढ़ने का। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनती है, और इसके लिए हमारे पास ना इस चैप्टर में कुछ थ्योरीज आएंगी बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरी है, दिस इज लुइस अप्रोच। ठीक है, जिसको हम क्या बोल दें कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी बोलते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करती है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले ये थ्योरी है जिसने एक्सप्लेन किया था कि एटम्स कंबाइन करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। और उसने एक रूल दिया था विच वाज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, ये एक रूल है जिसकी वजह से एटम्स कंबाइन करते हैं। अब देखो, जब ये क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हुआ कि एटम्स, कुछ एटम्स कंबाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह, तो जब इस पे सारा स्टडी किया जा रहा था तो एक चीज नोटिस करी गई कि जो नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जो आपके पास नोबल गैसेस हैं, लाइक हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया। ठीक है, ये सारी जो नोबल मेटल्स हैं, ये तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं, ये तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, है ना, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना रही हैं। तो इसका मतलब हो ना कहीं इनका रोल जरूर है। ठीक है, अच्छा, फिर देखा गया, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, वो तो फटाफट से रिएक्ट कर जाता है ना। पोटेशियम की बात करें, दीज आर हाईली रिएक्टिव। उधर से हमारे जो हेलोजेंस हैं, दीज आर वेरी 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 हाई, दे आर हैविंग वेरी हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं कि क्यों जो है आपके पास कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कुछ एलिमेंट्स कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां से बना बेटा ऑक्टेट रूल, क्योंकि चेक करा गया इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। अब देखो, आपको पता है जो हीलियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, टू, सॉरी 1s2। मैम क्लास चल रही, सो हियर वी हैव, तो नोबल गैसेस क्योंकि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो इसका मतलब कि उनको जरूरत है ही नहीं है किसी के साथ रिएक्ट करने की। और रीजन क्या है, रीजन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है कि जैसे हीलियम है उसकी 1s2 आ जाएगी, नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p6, आर्गन की क्या होती है 3s2 3p6, क्रिप्टॉन की 4s2 4p6 एटसेट्रा।
तो सबके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, हीलियम को छोड़ के, है ना। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबका शेल ऑलरेडी फिल्ड है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी लाई करती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन में। बिकॉज इनका ऑक्टेट फुली फिल्ड है, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है इन द वैलेंस शेल और ये बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, तो इसीलिए ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही हैं। लेकिन बाकी जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनके पास यहाँ तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑब्वियसली 8 से कम ही हम कंसिडर करेंगे, चाहे वो 1 है, 2 है, चाहे 7 है। तो क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, शायद इसीलिए ये रिएक्ट करते हैं। और मेन बेसिक फंडा क्या हो गया रिएक्ट करने का, कि हर कोई नोबल गैस जितना स्टेबल होना चाहता है, दैट्स इट। ठीक है, हर कोई चाहता है कि हम नोबल गैस जितना स्टेबल हो जाएं। सो आप क्या रीजन मेंशन करोगे व्हाई द एलिमेंट्स कंबाइन? सो द रीजन इज टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो हर कोई स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए क्या करता है, कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। जिस एटम को लगता है मैं इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं हूं, वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दिस इज योर ऑक्टेट रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करना चाहता है टू एक्वायर द स्टेबिलिटी इक्वलेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। इज इट क्लियर व्हाट इज ऑक्टेट रूल? यस। तो अब बेटा बात रही एलिमेंट्स की, अब सबका मेन मोटिव यही हो गया कि हमने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो कैसे करेंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट? अब उनके पास क्या मेथड्स हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के? तो देखो, उनके पास 3 आइडियाज हैं जिसकी हेल्प से वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। कौन कौन से आइडिया हैं? जिसके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और जो जो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। इसका मतलब दीज 3 आइडियाज दे हैव, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, या गेन कर लो, या शेयर कर लो, है ना। तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो कौन सी बॉन्ड बनती है, आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड बनती है ना, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा एंड बॉन्ड बन गई। दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। और अगर एलिमेंट्स ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो वो कौन सी बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको कैसे कंप्लीट करेगा, वो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो आयनिक बॉन्ड के थ्रू कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कर सकता है, और एक बॉन्ड आपके पास और आती है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो भी एक टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड ही होती है, उसमें भी शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है सारे एलिमेंट्स के पास अपना जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसीलिए वो बॉन्ड्स बना रहे हैं। और कौन सी बॉन्डिंग आ रही है, आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं बॉन्ड्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बिकॉज हमारा चैप्टर ही क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने 10th तक काफी अच्छे से ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। तो लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत जो है, थोड़ा बहुत नहीं, आपने वहां पे बहुत कम पढ़ा होगा, हम इसमें एक्सप्लेनेशन में इसको कवर करेंगे। सो बेटा मैं आपका टॉपिक जो स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड। नाउ हु विल डिफाइन आयनिक बॉन्ड? अब जैसे एग्जांपल लेके करते हैं हम, है ना। सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं NaCl। NaCl आपका एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इट इज आयनिक कंपाउंड। इसी एग्जाम्पल के साथ हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब ये कंपाउंड अगर हम देखें ये बना कैसे है, ये हमने क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल है, हमें ऑलरेडी कर रखा है, तो हम पहले देखेंगे सोडियम। सोडियम अगर हम देखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, 281, ये वाली तो सबको पता है कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली
1। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, है ना, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए, उसको पता है कि एक एक्स्ट्रा है, इसको निकाल दूंगा तो बाकी तो मैं स्टेबल हूं ही, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? दूसरा काम क्या होगा, क्लोरीन। क्लोरीन की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, इट इज 287। इसके पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? हाँ जी बेटा, तो क्लोरीन क्या करेगा, उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 तो वो लूज करने से रहा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इट इज नॉट इजी टास्क, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करने से वो बन जाएगा Cl नेगेटिव। इसका मतलब एक एलिमेंट ऐसा था जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे एलिमेंट ने गेन करा, और दोनों ने बाद में क्या किया, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे पे नेगेटिव था, और एज ए रिजल्ट आपके पास NaCl बन गया। सो बेसिकली NaCl कैसे बना, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, और आपके पास आपका आयनिक कंपाउंड बन गया। सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is known as ionic bond. The bond formed by transfer of electrons is known as ionic bond. ठीक है, तो ये तो है बेटा आपकी आयनिक बॉन्ड कैसे बनती है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करना है, जैसे मान लो आपको बोल दें सोडियम ऑक्साइड, है ना, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन शो करो। सोडियम ऑक्साइड मतलब एक सोडियम है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 281, तो क्या करेगा सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सोडियम पे आएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 26, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, 2 नेगेटिव। अब आपको पता है जब Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बनेगा, Na2O। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह दो कि सोडियम आपके पास 2 हैं, ऑक्सीजन आपके पास 1 था, क्योंकि सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोनों के पास, ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6। अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, Na2O। क्लियर? तो ऐसे करके आप बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन शो कर सकते हो कि कैसे आयनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, कैसे उनका फॉर्मूला आ रहा है। क्लियर? ओके गुड। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये चीज मैं वैसे स्किप कर गई, मेरे को लगा आपको पता होगा। ये देखो सोडियम के ऊपर मैंने 1 डॉट बनाया ना, और ऑक्सीजन के ऊपर मैंने 6 डॉट्स लगाए हैं। एक्चुअली हम इनको बोलते हैं बेटा लुईस सिंबल। लुईस सिंबल क्या होते हैं कि लुईस सिंबल के अकॉर्डिंगली आप जिस भी एलिमेंट की बात कर रहे हो उस एलिमेंट को लिखो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, है ना। जैसे ऑक्सीजन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 6। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट्स लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स लगा दिए। सो दिस विल बी द लुईस सिंबल फॉर ऑक्सीजन। ऐसे करके आप सोडियम का और हर एक एलिमेंट का जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। बेनिफिट क्या है लुईस सिंबल ड्रॉ करने का, क्या बताएगा आपको लुईस सिंबल, हाँ जी कोई बताएगा आप में से। वेरी गुड। एक तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने से ही पता चल जाएंगे कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा, वेरी गुड, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, दूसरा आपको क्या आइडिया हो जाएगा वैलेंसी का। वैलेंसी यानी कि कितनी बॉन्ड्स बना सकता है। अब ऑक्सीजन क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, सिर्फ 2 और चाहिए,
तो वैलेंसी कितनी होगी 2 और चार्ज कितना आ जाएगा -2 आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इन सब चीजों का आइडिया सिर्फ लुईस सिंबल से ही मिल जाता है। सो ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लुईस सिंबल, ये याद रखना। तो आयनिक बॉन्ड का क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो अभी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला खुद से ड्रॉ कर सकते हो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो कर सकते हो, है ना? वेरी गुड। तो अब बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फैक्टर्स। ये बड़े इजी फैक्टर्स हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी कर रखे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड। एक आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे आयनिक बॉन्ड बड़ा इजीली बन जाएगा या नहीं बनेगा एंड सो ऑन, ठीक है? तो आप कैसे डिसाइड करोगे? देखो, आपको पता है जैसे सोडियम और क्लोरीन को हमने कंबाइन करवाया, तो सबसे पहला स्टेप क्या था? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था, एम आई राइट? तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बताएगा कोई? वेरी गुड, आयोनाइजेशन, पोटेंशियल और एंथैल्पी, कुछ भी बोल दो, है ना? और जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी ना, वो आयनिक बॉन्ड इतना आसानी से नहीं बनाएगा। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसका इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली निकल जाएगा और वो स्ट्रॉन्ग या फिर आप कह दो कि इजीली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इट शुड बी लेस। ये जितनी कम होगी आयनिक बॉन्ड उतना इजीली बनेगी। इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज क्लोरीन, वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे? कौन सी? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको क्या लगता है ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? वेरी गुड, ज्यादा। कोई भी एटम अगर वो बड़ा इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बड़ी हाई होती है, और अगर उसको प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन गेन करने में तो वो क्या करेगा? उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या आएगी? कम आएगी। तो हमें चाहिए आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमेशा वो आयन जल्दी बनाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होगी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी। क्लियर? अब तीसरा काम क्या करते हैं? अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और क्या बना देंगे? कंपाउंड। अब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जब आए तो कौन सी फोर्स थी यहाँ पे? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, कोई नई चीज बनाएगी तो साथ में कोई ना कोई एनर्जी तो रिलीज होनी है, समझ रहे हो? अट्रैक्शन के बाद हमेशा एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है ना? और इस एनर्जी को आप बोलोगे लैटिस एनर्जी या फिर लैटिस एंथैल्पी। कैसे डिफाइन करोगे लैटिस एंथैल्पी को? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव आयंस ने एक दूसरे के साथ बाइंड करा और उस टाइम जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको आप क्या बोलोगे? लैटिस एंथैल्पी। इज इट क्लियर व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? The amount of energy released when the opposite ions attract each other to form 1 mole of ionic compound। सिर्फ एक बनाना है हमने, 1 मोल बनाना है, उसके लिए जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई दैट विल बी लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर? अब ये ज्यादा होनी चाहिए या कम? फटाफट से
वेरी गुड। जितनी ज्यादा होगी मतलब आपका आयनिक कंपाउंड उतना स्टेबल बना है, उतना अच्छा वाला बना है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो आपके आयनिक कंपाउंड को अफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, उतना ही बेस्ट आपका आयनिक कंपाउंड होगा, उतना इजीली बनेगा। क्लियर? तीनों फैक्टर्स ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कोवेलेंट की। अब आप एक जरूर काम करना, आप लैटिस एंथैल्पी का थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे, ठीक है? तो लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे मैं फैक्टर्स बता देती हूँ, इनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी। एक होगा चार्ज ऑफ आयन और एक होगा साइज। चलो बता ही दो फिर, चार्ज और साइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा? वेरी गुड। जैसे मान लो एक तरफ Fe2 पॉजिटिव है, एक तरफ Fe3 पॉजिटिव है, कौन जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा। साइज की बात करें फिर, वेरी गुड, वेरी गुड। एक आयन है जिसका साइज लार्ज है और एक आयन है जिसका साइज स्मॉल है। स्मॉल वाला क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा रखेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, दैट्स व्हाई लैटिस एंथैल्पी क्या आएगी? ज्यादा। सो ये दो फैक्टर्स हैं जो लैटिस एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं, और ओवरऑल ये 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज देखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ऐसी एंथैल्पी है जो आपको रिक्वायर्ड होती है, ये रिएक्शन में रिलीज नहीं होती है। आप क्या करते हो? बाहर से सप्लाई करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? तो ये पॉजिटिव होती है क्योंकि हम बाहर से सप्लाई करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये रिलीज होती है या सप्लाई करी जाती है? वेरी गुड। और लैटिस एंथैल्पी ये भी रिलीज, ठीक है। अब आप, अब देखो दो चीजें नेगेटिव है, एक चीज पॉजिटिव है, तीनों को जब ऐड करोगे, है ना, तो ओवरऑल आपके पास एंथैल्पी कितनी आएगी? अब मान लो किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी 200 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मान लो 150 है और लैटिस एंथैल्पी मान लो 100 है। ओवरऑल आंसर कितना आएगा तीनों को ऐड करके? -50 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपके पास -50 है, ओवरऑल जो एनर्जी है रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब आपको बेनिफिट है आयनिक बॉन्ड बनाने में। इज इट क्लियर? बेनिफिट कैसे हुआ कि एक एनर्जी रिक्वायर्ड थी, दो एनर्जी रिलीज हो रही थी, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है, दैट मीन्स हमें बेनिफिट है। आयनिक बॉन्ड बनने के बाद कुछ ना कुछ एनर्जी तो डेफिनेटली रिलीज होगी। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ी ज्यादा है, सपोज 500 होती और ये इतना ही होता, तो आपके पास कितनी एनर्जी आ जानी थी? 150। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब फायदे में नहीं है आयनिक बॉन्ड का बनना। सो बेनिफिट तभी है अगर तीनों एनर्जीज को ऐड करने के बाद ओवरऑल आपके पास एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हो रही हो, फिर तो आयनिक बॉन्ड डेफिनेटली बनेगी विदाउट एनी एफर्ट्स। ऑल द फैक्टर्स आर क्लियर? निशल, गुनवीत, दिया, एनी डाउट? डेजी, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है? और वैसे भी लाइव क्लास तो है ही, अभी भी कोई डाउट किसी को आ रहा है, सिंपली आयनिक बॉन्ड हमने डिस्कस करी है, तो आप मेरे को बता सकते हो कोई डाउट है तो। नहीं है किसी को डाउट? दैट्स वेरी गुड। तो अब आपने एक चीज क्या और याद रखनी है, आप मेरे को ये क्वेश्चन करके आओगे,
What are the properties? What are the properties of ionic compounds? Ionic compounds की properties आप करोगे. Is it clear? कर सकते हो ये टॉपिक, आपने 10th में करा हुआ है. आयनिक सॉलिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं? क्या लगता है? करेंगे. इन विच स्टेट? इन विच स्टेट? वेरी गुड. एक्वस एंड मोल्टन स्टेट. तो सॉलिड में क्यों नहीं करते हैं बेटा? बिकॉज very good. The ions are combined together with the help of electrostatic force of attraction. ठीक है, तो that's why नहीं करेंगे. ओके. आयनिक सॉलिड किस स्टेट में मिलते हैं ज्यादा? सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड. वेरी गुड. अच्छा, आयनिक कंपाउंड्स की कोई पर्टिकुलर शेप होती है? कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज हैं? नो. कोवेलेंट कंपाउंड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, आयनिक की नहीं होती हैं. ये आगे चल के आपको ये चीजें क्लियर होंगी. ठीक है. अच्छा, आयनिक रिएक्शंस जल्दी हो जाएंगे या टाइम टेकिंग प्रोसेस होती हैं? हाँ जी. इजीली. आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. यस, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. ठीक है, बहुत इजीली आयनिक रिएक्शंस जो हैं वो हो जाती हैं. क्लियर? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स की जो आपने ऑलरेडी कर रखी हैं. ठीक है, तो फिर भी मैंने बता दी. अब एक बार रीड आउट जरूर करना, नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ इस चैप्टर के. ठीक है, तो कल कोवेलेंट बॉन्ड और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो खत्म करते हैं. अब थोड़ी सी ना स्पीड बना के रखना सिलेबस में. ठीक है, और डोंट वरी, सिलेबस मैं बड़ा इजीली कवर कर दूंगी. आप बस लाइव क्लास लगाते रहो और बाकी नोट्स वगैरह करो, असाइनमेंट करो, दैट्स इट. ठीक है, चलो ठीक है, फिर ओवर करें क्लास आज की. चलो ठीक है जी. अटेंडेंस मार्क कर दी थी सबने? ओके.